नमस्कार साथियों, मैं मनीष पिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया इतिहास का अध्याय 5 का लेक्चर 4 करेंगे और ये फाइनल लेक्चर होगा हमारे हिस्ट्री का और फाइनल लेक्चर कंप्लीट हमारा इसी लेक्चर के साथ आज कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इस सेशन का जो सामाजिक विज्ञान का कोर्स था काफी बड़ा था जो कंप्लीट हो जाएगा। इस कोर्स के बीच में आप लोगों के लिए वन शॉट्स भी आए, आप लोगों के लिए मिनी शॉट्स भी आए और आप लोगों के लिए मैराथन्स भी आई। बहुत कुछ आया और ये बहुत कुछ आगे तक भी आप लोगों के लिए सदैव समर्पित है, हमेशा आप लोगों के लिए रहेगा। आप इन्हें पढ़िए और बेहतरीन बोर्ड रिजल्ट अपना बनाइए। तो शुरू करते हैं। अब आज के टारगेट में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, प्रकाशन के नए रूप पढ़ने हैं, महिलाएं और मुद्रण का क्या लिंक रहा है वो, और प्रिंट और गरीब जनता उसके बारे में, और फाइनली प्रिंटों पे किस प्रकार से प्रतिबंध लगाया गया है, रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं वो हम लोगों को जानना है। तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, प्रकाशन के नए रूप। अब देखिए क्या हो रहा है, हम भारत की बात कर रहे हैं हम जो वेस्टर्न कल्चर है, जो पश्चिमी प्रभाव था, पश्चिम पे क्या प्रभाव पड़ा वो बात जान चुके हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं भारत की। भारत में प्रकाशन के नए रूप आते हैं। प्रकाशन के नए रूप का मतलब क्या है, जो हम प्रकाशन करेंगे, जो हम प्रकाशित करने वाले हैं, छापने वाले हैं, उसके कुछ नए रूप है, कुछ नई चीजें हमें देखने को मिलेंगी। तो वो क्या है वो देखते हैं। छापे खाने से नए तरह के लेखन के लिए भूख जागी। जैसे जैसे नए लोग पढ़ने लगे, छपे हुए पन्नों में अपनी जिंदगी, अपने तजुर्बों, अपने भोगे हुए रिश्तों को देखने की चाहत बलवत्त होती गई। देखो अब क्या है, एक्चुअल में छापे खाने से नए लेखन के लिए भूख जगी। नया लेखन कैसा, किस टाइप का नया लेखन? अब जैसे एक्चुअल में मैं पहले नहीं पढ़ता था, अब मैं पढ़ रहा हूं, अब मैं पढ़ने लगा हूं। मुझ में ये आया है कि जो मेरे पे बीती है, मेरे जीवन में जो हुआ है, मेरा तजुर्बा है, मेरा एक्सपीरियंस है, वैसा भी किताबों में होना चाहिए, ऐसी चीज भी मुझे मिलनी चाहिए। तो लोगों के पास अब ये था कि अपने जीवन से जुड़ी हुई, अपनी जिंदगी के बारे में, उनके तजुर्बों के बारे में, उनके भोगे हुए रिश्ते, ये सब उनको क्या है देखने को मिले। ऐसा भी कुछ क्या हो छपे, ऐसी भी मतलब एक्चुअल में सीधी सी बात है कि जो अपनी लाइफ में घट रहा है वैसा वो लोग और अब छापना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। दूसरी तरफ की बात है कि साहित्यिक के विधाएं जैसे गीत, कहानियां, सामाजिक राजनीतिक मसलों पर लेख, ये सब पाठकों की दुनिया का हिस्सा बन गए। अब देखिए कि इनमें काफी कुछ चीजें आ रही, बहुत कुछ हो रहा है। और एक तरफ क्या है, साहित्यिक विधाएं, जो साहित्य होता है उसकी कहानियों की बात कर रहा है, गीत, कहानियां, जो भाई हमारे लोकल गीत है, हमारी लोकल कहानियां, उनके बारे में लोगों ने पढ़ना शुरू करा। सामाजिक और राजनीतिक मसलों पर लेख। अब ये चीज तो आप देखते हैं, जैसे कि आज हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ओके, जब हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपने बहुत बार देख रखा होगा कि एक लेख आता है, एडिटोरियल आता है सामाजिक और राजनीतिक मसलों पर, कि भाई सामाजिक, ये समाज की ये समस्या है, इसका किस प्रकार से हल होना चाहिए, ये राजनीतिक बात है। तो अलग अलग चीजों पे लेख आते हैं और ऐसी चीजें पढ़ना लोगों को, पाठकों को उस समय बहुत अच्छा लगा कि हमें सारी जानकारी मिल जाती है। हमने पश्चिमी प्रभाव में भी देखा था कि अगर विज्ञान का कुछ हो रहा है तो वो भी हमें देखने को मिल रहा है, खेल मनोरंजन का हो रहा है, सब कुछ, मतलब अब सब कुछ हमारे दरवाजे आ रहा है। अब हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, हम जान रहे हैं, सब कुछ हमारे पास खुद पे खुद आ रहा है, हमें पढ़ सकते हैं, खरीद सकते हैं, इतनी कोई बड़ी समस्या अब नहीं है। छापे खानों की बढ़ती तादाद के साथ छवियों की कई नकलें या प्रतियां अब बड़ी आसानी से बनाई जा सकती थी। अब देखो जैसे जैसे छापे खाने बढ़ रहे हैं, छापे खाने का मतलब है प्रिंटिंग प्रेसों का बढ़ना, ठीक है, तो जो प्रिंटिंग प्रेसों की तादाद बढ़ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो अब उसमें क्या है कि छवियां बनाना, कुछ इमेजेस बनाना, या जो भी एक किताब में बनाया उसको वापिस नकल करना और उसकी कॉपीज बनाना, उसकी कॉपीज बनाना कोई अब डिफिकल्ट टास्क नहीं था, बहुत आसान काम हो गया। हमने लास्ट के लेक्चर्स में देखा है 8000 शीट प्रति घंटे बन रही है, 6 रंगों में टाइप हो रहा है तो अब समस्या ही नहीं थी। तो अब छापे खाने भी बढ़ रहे हैं और आसानी से अब क्या है, प्रिंट हो सकता है, तो बड़ी दिक्कत नहीं थी। काठ की तख्ती पर चित्र उकेरने वाले गरीब दस्तकारों ने लेटर प्रेस छापे खाने के करीब अपनी दुकानें लगाई और मुद्रकों से काम पाने लगे। काठ की तख्ती, ये देखो, ये है काठ की तख्ती। अब इस पर भी क्या है, इमेजेस बनाई जा सकती है। इमेज उकेरना, देखो क्या शब्द लिखा है, उकेरने। उकेरने का मतलब क्या होता है, खोद करके ऐसे कुछ बनाना, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या है, ये मान लो ये काठ की पेटी है और इस पे मैं कुछ खुदाई कर करके कोई इमेज बना दूं, तो वो क्या कहलाएगी, काठ की तख्ती पर चित्र उकेरना, एक इमेज उसने बना दी। तो अब ऐसा क्या कर रहा है, ये लोग जो काम करते हैं वो अलग है और जो छापे खाने वाले वो हैं अलग। तो ये जो काठ की पेटियों पर जो इमेज बनाते हैं, ये लोग क्या है, छापे खानों के पास जा जाकर के अपनी दुकानें लगाने लगे। क्यों? क्योंकि वहां पे जो लोग किताबों के लिए आएंगे, किताबों के लिए खरीदेंगे, तो अपना भी काम चल जाए,
हम भी काम करें और उन छापे खानों वाले से काम मांगने लगे कि भाई हम काट की तख्ती पर बना करके दे देंगे। और ये बिल्कुल क्या है, सस्ती हुआ करती थी, ज्यादा महंगी नहीं होती थी, तो इसे गरीब भी खरीदता था, अमीर भी खरीदता था। घरों में, दफ्तरों में, ऑफिस में, स्कूलों में, सारी जगह लगने लग जाती थी और बहुत बेहतरीन लगती थी। तो सस्ती चीज और आसानी से मिल जाती है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इन छपी तस्वीरों ने आहिस्ता आहिस्ता आधुनिकता और परंपरा, धर्म और राजनीति तथा समाज और संस्कृति के लोकप्रिय विचार लोग को घटना शुरू किया। अब क्या है, ये जो तस्वीरें छप रही हैं, किताबों में छप रही हैं, काठ की तख्तियों पर बन रही है, इन्होंने आहिस्ता 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 मतलब धीरे 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 धीरे, ठीक है ना, आधुनिकता, मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी बढ़े, आधुनिक भी हुए और अपनी परंपराओं को भी नहीं भूला। आधुनिकीकरण की भी बात करिए और परंपराओं को भी ध्यान में रख करके चले। धर्म और राजनीति की भी बात करिए कि भाई धर्म क्या है, राजनीति क्या है, जैसे हमने पढ़ा है कि राजनीतिक और सामाजिक मसलों पे बातें हो रही हैं। समाज और संस्कृति की भी बात कर रहे हैं कि भाई समाज क्या है, संस्कृति क्या है, किस प्रकार से हमारा समाज संस्कृति को बनाए रख सकता है, समाज में क्या कुरीतियां हैं, किस प्रकार से उन्हें सुधार करना चाहिए। ये सारी बातें धीरे धीरे क्या है, छपने लगी, तस्वीरों में उतरने लगी और उससे जो विचार है, ये विचार बहुत लोकप्रिय लोगों के बीच में होने लगे, लोगों ने इन्हें बहुत पसंद करा। कुछ में शिक्षित भारतीयों के पश्चिमी पोशाक और पश्चिमी अभिरुचियों का मजाक उड़ाया गया, जबकि कुछ अन्य में सामाजिक परिवर्तन को लेकर एक डर देखा गया। अब एक्चुअल में क्या है, जैसे कि कोई किताब छप रही है और कुछ हो रहा है, तो उसमें जो शिक्षित भारतीय है जो पश्चिमी पोशाक पहनते हैं, पश्चिमी पोशाक का मतलब ये है जो वेस्टर्न ड्रेसेस है, वेस्टर्न कपड़े हैं, जैसे कि ये देखो कोट, जींस, शर्ट, ये क्या है, ये वेस्टर्न ड्रेसेस है भैया। हमारे तो धोती कुर्ता ऐसी चीजें चलती है, ओके, ये वेस्टर्न ड्रेसेस। तो कुछ ने तो क्या इन चीजों की मजाक उड़ाई, अरे अरे देखो कैसे लग रहा है, पागल हो पागल, कैसा लग रहा है, ऐसी ऐसी मजाक उड़ाई किताबों में उनकी कि भाई कैसे भारतीय कैसे लग रहे हैं, ऐसा तो बहुत बुरा मजाक उड़ाई। कुछ ने क्या है, सामाजिक परिवर्तन कर दिखाया कि ये सामाजिक परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन हो रहा है कि जो लोग पहले एक प्रकार से रहे थे अब वो बदल रहे हैं समय के साथ, ही सामाजिक परिवर्तन है। तो सामाजिक परिवर्तन को लेकर एक डर भी बताया। सामाजिक परिवर्तन का डर क्यों, जैसे कि जब मैंने आपको धार्मिक विवाद वाली बात बताई थी, डर उन्हीं लोगों में है जो कि गलत प्रयोग कर रहे हैं। तो उनको अगर लग रहा है कि यार अगर ये सब कुछ पश्चिमी की तरफ चलने लग जाएंगे तो फिर हमारी संस्कृति को कौन मानेगा, अगर हमारे हिसाब से फिर कौन चलेगा, तो वो थोड़ा सा उनका आइडिया गलत है। और सामाजिक परिवर्तन को लेकर के भी डर देखा गया है। साम्राज्यवादी व्यंग्य चित्रों में राष्ट्रवादियों का मजाक उड़ाया जाता था, तो राष्ट्रवादी भी साम्राज्यवादी सत्ता पर निशाना साधने में पीछे नहीं थे। देखिए साम्राज्यवादी क्या होता है, साम्राज्यवादी जो साम्राज्य फैलाना चाहता है, जो अपना एम्पायर खड़ा करना चाहता है, मतलब यहाँ पे एक तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं या जो भी अपना साम्राज्य खड़ा करना चाहते हैं, उन्होंने तो राष्ट्रवादियों का मजाक उड़ाया। व्यंग्य चित्रों में जो चित्र बनाए उनमें राष्ट्रवादियों का मजाक उड़ाया, जो राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, उनका मजाक उड़ाया। तो राष्ट्रवादियों ने भी साम्राज्यवादियों की सत्ता पर निशाना साधने में पीछे नहीं रहे और उन्होंने बिल्कुल साम्राज्यवादियों की खूब बुराइयां करी हैं, खूब उनके बारे में बुरा भला लिखा है, छापा है, उनकी तस्वीरें बनाई है। दोनों का बराबर का मुकाबला चल रहा है। अब आते हैं महिलाएं और मुद्रण। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि समय के साथ भारत में अगर सच में कहीं अत्याचार हुआ, भारत में सच में कहीं शोषण हुआ, भारत में सच में कहीं हमें ये देखने को मिलता है कि नहीं अत्याचार है, जैसे कि मैंने लास्ट के लेक्चर्स में भी कहा, हाँ भारत का इतिहास बहुत गौरवशाली है, बिल्कुल गौरवशाली, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। पर भारत की कुछ बातें ऐसी रही हैं, भारतीय समाज की कुछ बातें ऐसी रही हैं जो सच में कभी कभार हमें इतिहास पर आंसू बहाने को मजबूर करता है, कभी दुख ही हमें करता है। जिसमें से एक तो ये था कि महिलाओं के साथ भेदभाव और एक जाति के आधार पर भेदभाव। ये बहुत दिल को कुदेड़ देता है, दुखी करता है कि ऐसा क्यों। एक हम उस देश की बात करते हैं जिसने वसुदेव कुटुंबकम की बात करी कि पूरी दुनिया क्या है, एक परिवार है। उसी जगह के एक जानवर पानी पी सकता है पर एक दलित अछूत जाति का लोग इंसान पानी नहीं पी सकता। बहुत दुख की बात है। जिस भारत ने पूरी दुनिया को सिखाया कि महिलाएं माँ का प्रतीक है, ईश्वर का प्रतीक है, देवी का प्रतीक है, उसी जगह महिलाओं को अशिक्षित रखा गया, अनपढ़ रखा गया, उन्हें सती प्रथा जैसे ऊपर मजबूर करा गया। ये दुख की बात है, ये दुख की बात है। पर समय बदलता है, समय बदलता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि परिवर्तन आएगा, परिवर्तन ही संसार का नियम है। परिवर्तन आएगा, धीरे 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 परिवर्तन आएगा और वो परिवर्तन ऐसा आएगा कि जिन लोगों ने गलत दुरुपयोग करा है उनके लिए वो परिवर्तन बहुत महंगा साबित हो जाएगा। तो महिलाएं और मुद्रण, तो अब महिलाएं धीरे धीरे क्या है, अपने विचार लिखेंगी, छापेंगी, लोगों तक ज्यादा प्रसार करेंगी।
उदारवादी पिता और पति अपने यहाँ औरतों को घर पर पढ़ाने लगे। अब देखो, जो उदारवादी का मतलब क्या, जो लिबरल है, कोई बात नहीं, अरे सब बराबर है, लड़का लड़की सब बराबर है, सब कोई दिक्कत नहीं। एक तो उदारवादी होते हैं, एक रूढ़िवादी। रूढ़िवादी नहीं, तू लड़की है, घर में रह, घर का काम काज कराना, ये बात होती। तो जो उदारवादी माता पिता थे और जो पति भी हुआ करते थे, वो क्या है, औरतों को घर पे पढ़ाने लगे। और फिर जब स्कूल खुलने लग गई, जब महिलाओं के लिए स्कूल खुलने लग गई, तो उस समय फिर उन्होंने स्कूलों में भी बेटियों को भेजना, औरतों को भेजना शुरू करा है। यहाँ पे जो मैंने चित्र लगाया है, ये माता सावित्रीबाई फुले का है। इन्होंने अपने पति और एक क्रांतिकारी नेता ज्योतिराव गोविंदराव फुले के साथ मिलकर के महिलाओं के लिए और दलित पिछड़ी जाति के बच्चों के लिए पहला स्कूल खोला। अभी ज्योतिराव फुले की भी हम आगे चर्चा करेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। यह है माता सावित्रीबाई फुले, और समाज सुधारकों का सच में बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा ही योगदान रहा है, ठीक है ना। आज अगर मैं किसी बाहर से लड़ने जाऊँ ना, उससे पहले जरूरी है कि मैं अपने आप से लड़ूँ, अपने अंदर की कमियों से लड़ूँ। हम ब्रिटिशर से लड़े हैं, हम ब्रिटिशर्स हम पे 200 सालों तक शासन करके चले गए, हम पे अलग अलग बाहर के लोग आकर के, डच, फ्रेंच, पता नहीं कौन कौन हम पे आकर के राज करके गया। वो इस कारण की क्योंकि हम कमजोर थे। और हम कमजोर क्यों थे? क्योंकि हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं कमजोर बनाई गई थी। सामाजिक व्यवस्थाओं में कुछ ऐसा कर दिया गया कि बस बांट दिया गया कि तुम ऐसे हो, तुम वो हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। इसी कारण काफियों ने हमारा सिर्फ और सिर्फ भारत का क्या फायदा उठाया है। तो समाज सुधारकों का जो योगदान है ना, वो सच में बहुत 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 बड़ा है। जब अंग्रेजों के खिलाफ कोई लड़ने जा रहा है ना, तो पूरा सपोर्ट लोगों का मिल रहा है। बट कोई जब समाज सुधार में, उसी समाज में एक वर्ग के पक्ष में और एक के विपक्ष में बोल रहा है, गलती बता रहा है, तो इन पे पत्थर भी फेंके गए हैं, गोबर भी फेंका गया है, कीचड़ भी फेंका गया है, और विरोध भी लोगों ने सहन करा। ये बहुत बड़ी बात है। कई पत्रिकाओं ने लेखिकाओं को जगह दी और उन्होंने नारी शिक्षा की जरूरत को बार बार रेखांकित किया। तो काफी जो पत्रिकाएं होती थी, उन्होंने लेखिकाओं को जगह दी गई कि लेखक तो कौन होता है, जो पुरुष है वो, और लेखिका कौन है, जो महिला है, जो कुछ लिखती है। जो राइटर तो कौन है कि लिखने वाला है। तो लेखक पुरुष और लेखिका महिला है। तो जो पत्रिकाएं छपती थी, उनमें लेखिकाओं को बोला गया कि आप कुछ लिखे। और ये जब लिखती थी, नारी शिक्षा की बात करती थी। नारी शिक्षा पे काफी बार बार में जोर दिया कि नारी शिक्षा बहुत जरूरी है। उनमें पाठ्यक्रम पे भी छपता था और जरूरत के मुताबिक पाठ्य सामग्री भी, जिसका इस्तेमाल घर बैठे स्कूली शिक्षा के लिए किया जा सकता था। तो अब जो ये पत्रिकाएं आ रही हैं, इन पत्रिका में कोई पाठ्यक्रम भी छपता था, भाई आज इतना आप ये पढ़ लीजिएगा, और जो भी पाठ्य का सामग्री होती थी वो उसमें होती थी। तो उससे क्या, स्कूली शिक्षा घर बैठे ही मुमकिन हो जाती थी। लेकिन सारे परिवार उदार दिल नहीं थे। अब सारे परिवार उदार दिल नहीं थे। कुछ जो क्या है, रूढ़िवादी लोग थे, नहीं ये ऐसा कैसा हो गया, महिलाएं जा ही नहीं सकती बाहर। और सिर्फ बात हिंदू धर्म की नहीं है, हिंदू धर्म में भी रूढ़िवादी थे, इस्लाम धर्म में भी रूढ़िवादी थे, ठीक है, दोनों में थे रूढ़िवादी। तो अब क्या है, हिंदू धर्म के लोग तो क्या कहते थे कि अगर लड़कियां पढ़ेंगी ना तो जल्दी विधवा हो जाएंगी। यार ये कहां का कॉन्सेप्ट है, ये कहां का कॉन्सेप्ट है। और इस्लाम धर्म के जो रूढ़िवादी लोग हैं, वो ये कहते थे कि लड़कियां अगर पढ़ेंगी तो वो क्या हो जाएंगी, बिगड़ जाएंगी। अरे ये कैसी बात है, पढ़ने से कोई बिगड़ता है यार। तो इस प्रकार से सभी परिवार क्या है, उदार दिल नहीं थे। कभी कभार बागी औरतों ने इन प्रतिबंधों को अस्वीकार भी किया। कौन से प्रतिबंध? जो उनके परिवार वाले लगाते थे कि भाई तुम पढ़ने नहीं जा सकती, तुम बिगड़ जाओगे, तुम जल्दी विधवा हो जाओगे, तुम्हारे ऐसा वैसा 100,000 बातें कहते थे। कभी कभार फिर वो क्या है, उन प्रतिबंधों को अस्वीकार करती थी। अभी हम आगे देखेंगे कैसे महिलाओं ने किचन में रह करके पढ़ाई करी है, छुप छुप करके पढ़ाई करी है। ये सारी कहानियां भी हम आगे जानेंगे, बने रहिए। हमें उत्तर भारत के दक्यानूसी मुसलमान परिवार की एक ऐसी लड़की की कहानी पता है जिसने गुपचुप ढंग से न सिर्फ पढ़ना सीखा बल्कि लिखा भी। दक्यानूसी मतलब जो पुरानी सोच के हैं, रूढ़िवादी है, वो ये मानते नए जमाने के साथ नहीं चलते। तो दक्यानूसी मुसलमान के परिवार की एक ऐसी कहानी है जिसने गुपचुप में सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि लिखना भी सीखा और काफी कुछ लिखा भी है। उसके खानदान वाले चाहते थे कि वह सिर्फ और सिर्फ अरबी कुरान पढ़े, जो कि उसके पल्ले नहीं पढ़ते थे। तो सिर्फ और उसके परिवार वाले ये चाहते थे कि वो अरबी कुरान पढ़े। ये कुरान की फोटो है, पवित्र कुरान है। तो अरबी कुरान पढ़े और वो उसको पल्ले नहीं पढ़ते थे। उसने वही काम करा जो उसके मन में था। उसने शिक्षा ग्रहण करी और आगे तक ऊंचाइयां हासिल करी। पूर्वी बंगाल में 19वीं सदी के प्रारंभ में कट्टर रूढ़िवादी परिवार में ब्याही कन्या रस सुंदरी देवी ने रसोई में छिप छिप कर पढ़ना शुरू किया। पूर्वी बंगाल की बात करें, 19वीं सदी की बात करें, कट्टर रूढ़िवादी परिवार जो बिल्कुल रूढ़िवादी था, नहीं सब बेकार बात है, ये नहीं, कोई महिला नहीं पढ़ सकती, ये ऊंच नीचे सब सही है, ऐसा मानते थे। तो उसमें उसकी शादी हुई किसकी, रस सुंदरी देवी की, और उन्होंने क्या है रसोई में
बैठ बैठ करके पढ़ाई करी है। आप याद भी कर सकते हो, रसोई में किसने बैठ करके पढ़ाई करी? रस ने, रसोई से रस सुंदरी ने, ठीक है, रस से रसोई, चिप चिप करके पढ़ना शुरू करा। फिर उन्होंने बाद में अपनी आत्मकथा लिखी। बाद में चलकर उन्होंने आमार जीवन, आमार जीवन है या जीवन भी कर सकते हैं आप, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आमार जीवन मतलब मेरा जीवन, हमारा जीवन नामक आत्मकथा लिखी, जो 1876 में जाकर के प्रकाशित हुई। और ये पश्चिम बंगाल की पहली संपूर्ण आत्मकथा प्रकाशित हुई थी। कैलाश बाशिनी देवी जैसी महिलाओं ने 1860 के दशक से महिलाओं के अनुभवों पर लिखना शुरू किया। कैसे वे घरों में बंदी और अनपढ़ बनाकर रखी जाती है, कैसे वे घर भर के काम का बोझ उठाती है और जिनकी सेवा वे करती है वही उन्हें कैसे दुत्कारते हैं। तो कैलाश बासिनी देवी ने क्या है, महिलाओं के बारे में स्थितियां बताई 1860 में कि वो महिलाएं जो हैं वो घर में कैसे रहती हैं। वो बंदी बना करके उन्हें रखा जाता है कि तुम घर से बाहर नहीं जाओगी, अपने पति के साथ ही जाओगी, अपने पिता के साथ ही जाओगी, अपने बड़े भाई के साथ ही जाओगी। तो घरों में बंदी बना करके रखा जाता था, उन्हें अनपढ़ बना करके रखा गया, उन्हें पढ़ने का मौका ही नहीं दिया गया। मतलब उन्हें, वो अनपढ़ थी नहीं, उन्हें बनाया गया कि तुम पढ़ नहीं सकती हो। वे घर भर के काम का बोझ उठाते थे, घर का जो भी बच्चों का, घर का साफ सफाई का जो भी काम होता है उसका सारा बोझ उनके सिर पर था। और जिनकी सेवा करती थी, किसकी? परिवार के लोगों की, पुरुषों की, उनकी जो सेवा करती थी वही उनके क्या है, धुतकारते थे, उनकी इज्जत नहीं करते थे, जो कि बहुत ही गलत बात है। आज जो महाराष्ट्र है वहां 1880 के दशक में ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई ने उच्च जाति की नारियों के दयनीय हालत के बारे में जोश और रोश से लिखा है। यह है पंडिता रमाबाई और ताराबाई शिंदे, इन दोनों ने मिलकर के क्या है, जो उच्च जाति की महिला है उनकी जो स्थिति खराब है उसके बारे में काफी लिखा और काफी प्रचार प्रसार भी करा। 20वीं सदी के आरंभ में महिलाओं के लिए मुद्रित और कभी कभी उनके द्वारा संपादित पत्रिकाएं लोकप्रिय हो गई। अब 20वीं सदी में क्या हुआ कि महिलाओं के लिए मुद्रित, महिलाओं के लिए काफी किताबें मुद्रित होने लगी, काफी पुस्तकें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र बहुत मुद्रित होने लगे और कुछ में वो कुछ संपादित भी थी। खुद ने भी क्या है, संपादित करी है कि ये महिलाओं के द्वारा चलाई जा रही है, महिलाओं के द्वारा लिखी जा रही है, महिलाओं के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। तो संपादित खुद के द्वारा भी संपादित है। इनमें औरतों की तालीम, विधवा जीवन, विधवा विवाह और राष्ट्रीय आंदोलन जैसे मसलों पर लेखनी चलाई गई। औरतों की तालीम मतलब औरतों की शिक्षा मिलनी चाहिए, उन्हें बेहतरीन शिक्षा मिलनी चाहिए, उस पर बार बार में लेख लिखे जाते थे, ज्यादा लोगों को जागरूक किया जाता था। ऐसा आप हमेशा एक बात देखिएगा कि जो सोच है ना, जो मेंटेलिटी है, सोच कैसे बदल सकती है इंसान की? सिर्फ और सिर्फ क्या शिक्षा से सोच बदल सकती है क्या? शिक्षा से सोच बदल सकती है क्या? आज हमें बचपन से ये पढ़ाया गया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई। फिर जो दंगे हो रहे हैं, कौन उनके माइंड में डाल रहा है कि हिंदू अच्छा है, मुस्लिम बेकार है, मुस्लिम अच्छा है, हिंदू बेकार है, ईसाई अच्छा है, सिख बेकार है, सिख अच्छा है, ईसाई बेकार है? कौन? आज भी तो देश में कहीं ना कहीं छुआछूत हो रहा है, कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है। कौन सिखा रहा है? कौन सिखा रहा है? फिर अगर सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से ही बदल जाता तो कौन सिखा रहा है कि नहीं वो महिला है, वो बेटी है, उसको चौथी पांचवी तक पढ़ ले, बहुत है? कहां से यार? सिर्फ शिक्षा हमारे लिए ये नहीं है कि हम 5-7 किताबें पढ़ ले, हम डॉक्टर बन जाए, हम इंजीनियर बन जाए। शिक्षा एक्चुअल में ये है कि हम अपने आप में परिवर्तन लाए, सोच हमारी बदलाव ला सकती है, मेंटेलिटी जो है ना हमारी वो बदलाव ला सकती है। हाँ, उसमें शिक्षा एक बहुत बड़ा हथियार है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, कोई डाउट वाली बात नहीं। पर शिक्षा ऐसी जो सिर्फ हमें पास नहीं होना है, हमें खुद को बदलना है, हमें समाज को बदलना है, हमें सोसाइटी को बदलना है, हमें चेंज लेकर करके आना है। तो औरतों की तालीम, औरतों की शिक्षा पे बात हुई। विधवा जीवन की, उनका विधवा जीवन कैसा होता है और विधवा के बाद विवाह होना चाहिए, राष्ट्रीय आंदोलन जैसे मसलों पे लेख लिखे जाते थे। पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में राम चड्ढा ने औरतों को आज्ञाकारी बीवियां बनने की सीख देने के उद्देश्य से अपनी बेस्ट सेलिंग करती स्त्री धर्म विचार लिखी। तो पंजाब की बात करें, राम चड्ढा ने क्या है, औरतों को आज्ञाकारी बीवी कैसे बनना है, उसकी जो बेस्ट सेलिंग किताब है स्त्री धर्म, स्त्री का क्या धर्म है, उसके ऊपर क्या विचार होने चाहिए, उसको क्या काम करना चाहिए, उसके ऊपर किताब लिखी। खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी खालसा पुस्तिका सभा ने इसी तरह के संदेश देते हुए सस्ती पुस्तिकाएं छापी। अच्छी औरतें बनने के उपदेश को कई बार संवाद के रूप में पेश किया गया। अब इन्होंने भी क्या है, इसी तरह के संदेश देते हुए पुस्तिकाएं छापी और जो औरतों को अच्छा बनने का जो उपदेश दिया गया है वो कैसे समाज में दिया गया है। समाज में कैसे? जैसे कि मान लो बबीता, पहले बबीता बोलती है फिर ललिता बोलती है, ठीक है, ये दोनों बात करते हुए ऐसी किताब छापेगी कि बात करते हुए ही हमें भाई 2 लोगों को, 3 लोगों को, 4-5 लोगों को जो समाज चलता है वैसी किताबें ही छापी गई।
बंगाल में केंद्रीय कलकत्ता का एक पूरा इलाका बटाला लोकप्रिय किताबों के प्रकाशन को समर्पित हो गया था। तो केंद्रीय कलकत्ता का एक इलाका है बटाला, वो पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ जो लोकप्रिय किताबें उन्हीं के लिए ही वहीं उसी का प्रकाशन होता था। अब यहां पर आप धार्मिक गुटकों ग्रंथों के सस्ते संस्करण तो खरीद ही सकते थे, जो आमतौर पर अश्लील और सनसनीखेज समझा जाता था, वह भी उपलब्ध था। तो अब यहाँ पर आपको क्या है, बटाला में धार्मिक गुटके मतलब जो पॉकेट बुक्स आती है वो भी आप मिल सकती है, ग्रंथ मिल सकते हैं। उनको अश्लील और सनसनीखेज का मतलब क्या है, अश्लील का मतलब यही नहीं कि पूरी तरीके से गलत, पर जो कुछ लोग गलत मानते हैं उनके लिए गलत था कि हाँ भाई ये चीज गलत है, ऐसा है, तो वैसी भी चीजें भी मिलती थी। अब आते हैं प्रिंट और गरीब जनता पे। हम बात कर रहे हैं कि एक समुदाय महिलाओं का हमने अभी बात करी, ठीक है, कि महिलाओं का पे क्या प्रभाव पड़ा, प्रिंटिंग का मुद्रण संस्कृति के पे क्या प्रभाव पड़ा। अब हम बात कर रहे हैं गरीब जनता की, और गरीब जनता में भी यहाँ पे विशेष करके हम बात करेंगे उन निम्न जातियों के लोगों की जिनको हजारों सालों तक शिक्षित होने का अधिकार नहीं था। हम बात करेंगे उन मजदूरों की, वर्कर्स की, जो से 12-12, 14-14 घंटे काम कराया जा रहा है, उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा। तो ऐसे लोगों की बात करेंगे और उन पे मुद्रण संस्कृति का, प्रिंटिंग का क्या प्रभाव पड़ता है वो हम देखते हैं। प्रिंट और गरीब जनता। 19वीं सदी के मद्रासी शहरों में काफी सस्ती किताबें चौक चौराहों पर बेची जा रही थी। अब काफी तादाद में क्या है, किताबें छप रही थी, लागत कम हो गई तो शहरों में सस्ती सस्ती किताबें चौक चौराहों पर बेची जा रही थी, और जब वो बेची जा रही थी तो उसे गरीब से गरीब भी खरीद करके पढ़ सकता था। 19वीं सदी के अंत से जाति भेद के बारे में तरह तरह की पुस्तिकाओं और निबंधों के में भी लिखा जाने लगा था। 19वीं सदी के अंत की बात कर रहे हैं, देखो 19वीं सदी के अंत की बात करते हैं, मतलब 1801 से लेकर के 1900 वाला दौर है। इसमें एक तो आप ये चीज देखिएगा कि जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड किसका है, ज्योतिबा फुले का और सावित्रीबाई फुले का है, ठीक है ना। इन समय पे, और इसमें बीच में राजा राम मोहन रॉय जैसे भी जो समाज सुधारक हैं वो भी आए। राजा राम मोहन रॉय ने वैसे विशेष करके महिलाओं के संबंध में काम करा है। तो अंत में जो जाति भेद है उसके बारे में अलग अलग प्रकार की पुस्तिकाएं लिखे जाने लगी, निबंध लिखे जाने लगे कि ये भेदभाव क्यों होता है, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है, ये गलत है, ऐसा। निम्न जातीय आंदोलनों के मराठी प्रेरणा ज्योतिबा फुले ने अपनी गुलामगिरी 1871 में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा। निम्न जातीय जो कि दलित समुदाय की हैं, पिछड़ी जातियां हैं, उनके जो प्रेरणा स्रोत थे कौन थे, ज्योतिबा फुले, ठीक है। अभी हमने सावित्रीबाई फुले की बात करी थी और मैंने बोला था कि अपने पति ज्योतिबा गोविंदराव फुले के साथ मिलकर के उन्होंने स्कूल खोला था। तो वही ज्योतिबा फुले, उन्होंने एक अपनी किताब लिखी गुलामगिरी का। इसमें एक किताब में यह बताया जाता है कि किस प्रकार से हजारों सालों तक जो पिछड़ी जातियां हैं, दलित समुदाय के लोग हैं, उनको किस प्रकार से गुलाम बना करके रखा जाता है, उनको ना पढ़ने का अधिकार दिया जाता है, किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं दिया जाता, एक गुलाम बना करके रखा जाता है। गुलामगिरी का युग बताया है कि भाई जो समय चला है वो गुलामगिरी का युग चला है, कोई बहुत बढ़िया बात नहीं है, ये गुलाम का समय चला है। और अत्याचारों के बारे में कि जो जाति प्रथा के नाम पर अत्याचार होते हैं उनकी घोर आलोचना इन्होंने करी। 20वीं सदी की बात करते हैं। महाराष्ट्र में भीमराव अंबेडकर और मद्रास में ईवी रामास्वामी नायकर ने, जो पेरियार के नाम से बेहतर जाने जाते हैं, जाति पर जोरदार कलम चलाई और उनके लेखन पूरे भारत में पढ़े गए, ठीक है। 20वीं सदी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर, कौन नहीं जानता, हम सभी जानते हैं, हम बहुत बार चर्चा भी कर चुके हैं। दलित समाज के उत्थान में, दलित समाज पिछड़ी जातियों के उत्थान में महिलाओं के लिए इन्होंने अनेकों काम करे, मजदूरों के लिए भी काम करा। और यहाँ पे बात करी कलम चलाए, तो कलम तो काफी चली, संविधान में भी चली है डॉक्टर अंबेडकर की, तो इसलिए संविधान निर्माता भी कहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी हम लोग बात कर चुके हैं, तो ऐसी काफी बात है। तो डॉक्टर अंबेडकर को तो आप सभी जानते हैं। आप बात करते हैं ईवी रामास्वामी नायकर। ईवी रामास्वामी नायकर जिन्हें बहुत पॉपुलरली पेरियार का नाम आप सुनेंगे, पेरियार का नाम आप सुनेंगे। ये मद्रास दक्षिण साइड में जो जाति के आधार पर जो भेदभाव होते हैं उनके खिलाफ आंदोलन चलाने में बहुत फेमस रहे हैं, बहुत जाने माने वहाँ के नेता रहे, इन्होंने भी खूब कलम चलाई। अब आप एक चीज ये भी नोटिस करेगा, मैं पहले के लेक्चर्स में भी कह चुका हूँ, जो समाज सुधारक आए ना, इन्होंने पहले खुद ने एजुकेशन गेन करी है, खुद ने पहले बहुत एजुकेशन लिए, बहुत शिक्षा इन लोगों ने ली है, और वो शिक्षा लेने के बाद समाज में जो बदलाव लाया ना वो शिक्षा से लाया। अगर ये लोग भी चाहते तो ये भी कह सकते थे चलो जिन्होंने तुम्हारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कराया, भेदभाव करा, मार दो। जो पुरुष तुम्हें आज तक तुम्हें पढ़ने से रोकते थे उन्हें मार दो, नहीं, लड़ो। इन्होंने बोला शिक्षा के द्वारा लड़ो, चाहे पेरियार हो, चाहे एनीवन, कोई भी हो। एजुकेशन को ही सबसे मोस्ट पावरफुल बताया। नेल्सन मंडेला जब दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन कर रहे होते हैं और उसके बाद जब संविधान की बात होती है कि हम नया संविधान बनाएंगे, तो नेल्सन मंडेला यही कहते हैं कि देखो हमारे साथ श्वेतों ने चाहे कितना भी गलत कराओ, कोई दिक्कत वाली बात, पर अब आज से हमारे मन में श्वेतों के प्रति कोई वो नहीं है। उन्होंने गलत करा, ठीक है,
पर हम गलत नहीं करेंगे, फिर उनमें और हमें क्या अंतर रह जाएगा। ये खासियत होती है महान पुरुष की। यही कारण है कि आज हम लोग अगर उस समय माने कि अगर डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार, सावित्री फुले, पंडिता रमाबाई, राजा राममोहन रॉय ये भी कुछ ऐसा संदेश देते कि मार दो लोगों को, फिर नहीं ना, फिर आज हम इन्हें याद थोड़ी करते, हम आज याद करें। सब्र, पेशेंस रखा, गालियां भी खाई लोगों के, समाज के, अपने ही देश के लोगों से गालियां खाए, गोबर, कीचड़, लाठियां, पता नहीं क्या क्या इन्होंने सहन करा। बट आज ऐसा कोई बंदा नहीं जो शायद इन लोगों को नहीं जानता होगा, जो नेल्सन मंडेला को नहीं मानता होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, संघर्ष बहुत बड़ा जरूरी है। स्थानीय विरोध आंदोलनों और संप्रदायों ने भी प्राचीन धर्म ग्रंथों की आलोचना करते हुए नए और न्यायपूर्ण समाज का सपना बुनने की मुहिम में लोकप्रिय पत्र और पत्रिकाएं और गुटके छापे। अब स्थानीय जो विरोध आंदोलन है, जो स्थानीय लोकल जगह पे जो विरोध हो रहा है उनमें, और जो अलग अलग प्रकार के संप्रदाय हैं, वो उन्होंने धर्म ग्रंथों की आलोचना करके, जो धर्म के ग्रंथ है ना, इन्हीं में सब कुछ क्या है, परेशानियां, इन्हीं में सब कुछ क्या है, समस्याएं हैं। ओके, और उनकी आलोचना करते हुए क्या, न्यायपूर्ण समाज की, नए और न्यायपूर्ण, ऐसा समाज हो जहां न्याय हो, सभी के लिए समानता हो, ऐसे समाज का एक सपना बुना और उसमें पत्र पत्रिकाएं और गुटके छापे। देखिए, संघर्ष जो करता है ना महान, वही बनता है। संघर्ष, जैसे कि एक बहुत फेमस टीचर है हिस्ट्री के, यूपीएससी के लिए, अवध ओझा सर, वो कहते हैं कि संघर्ष राम ने भी करा है, संघर्ष कृष्ण ने भी करा है। अगर ईश्वर को संघर्ष करना पड़ा जीवन में, तो फिर हम लोग तो क्या है। तो संघर्ष तो बहुत जरूरी है, संघर्ष बहुत जरूरी है। और जितने हम आज हिस्ट्री में पढ़ते हैं, हम संघर्ष वाले ही लोगों की कहानियां पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। संघर्ष वो ना करते तो शायद नहीं पढ़ते हम। कानपुर के मील मजदूर काशी बाबा ने 1938 में छोटे और बड़े सवाल लिख और छापकर जातीय तथा वर्गीय शोषण के बीच का रिश्ता समझाने की कोशिश करी। अब यहाँ पे काशी बाबा क्या कहते हैं, छोटे बड़े सवाल छाप करके जातीय और वर्ग, देखो जाति क्या है, जाति कास्ट है, कास्ट है। वर्ग क्या होता है, वर्ग अमीर गरीब का होता है। वर्ग दो ही होते हैं, वर्ग दो ही होते हैं, अमीर और गरीब। आप वर्ग में परिवर्तन कर सकते हो कि भाई कल तक मेरे पास कुछ खाने को नहीं था, फिर मैंने मेहनत करना शुरू करा और मैं गरीब से अमीर बन गया। वर्ग में आप परिवर्तन कर सकते हो, आप गरीब से अमीर बन सकते हो, पर जाति में बदलाव आप नहीं कर सकते। जाति, या जैसे हम लोग वर्ण कहते थे पहले, उसमें बदलाव नहीं हो सकता। अगर आपको एक पर्टिकुलर कास्ट मिल गई, आप कुछ भी कर लो, लोग कुछ तो पूछ लेंगे, कौन जाति है तुम्हारी, है ना। ये रियलिटी है, ये रियलिटी आज भी भारत में सच्चाई है, पूछ ही लेंगे आपसे। तो यहां पर काशी बाबा बता रहे हैं कि जाति और वर्गीय शोषण, अब जो लोग पिछड़ी या दलित जातियों के हैं, वही उस समय आपको क्या है, ज्यादा गरीब देखने को मिलेंगे। अब तो थोड़ा परिवर्तन आ रहा है, ऐसी बात नहीं है, पर उस समय की बात बता रहा हूं, 1938 की बात कर रहे हैं। तो जाति और गरीबी में भी वहां पे क्या दिखा रहे हैं, रिश्ता दिखा रहे हैं, बता, जैसे कि हम लोगों ने लोकतंत्र और विविधता में पढ़ा था कि जो अमेरिका के ऐश हुए थे वही ज्यादा गरीब है, वही ज्यादा पिछड़े हुए हैं, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे उन्होंने रिश्ता बताया। बंगलोर के सूती मिल मजदूरों ने खुद को शिक्षित करने के ख्याल से पुस्तकालय बनाए। तो बंगलोर के जो सूती मिल मजदूर है, उन्होंने खुद को शिक्षित करने के लिए पुस्तकालय बनाए, और उनको ये प्रेरणा कहां से मिलती है, मुंबई की सूती मिल से मिलती है। समाज सुधारकों ने इन प्रयासों को संरक्षण दिया। उनकी मूल कोशिश यही थी कि मजदूरों के बीच नशाखोरी कम हो, साक्षरता आए और उन तक राष्ट्रवाद का संदेश भी यथासंभव पहुंचे। तो समाज सुधारकों ने क्या, इन चीजों को प्रयास ये लोग कर रहे थे, उनको संरक्षण दिया है। और सबकी एक ही इच्छा थी कि जो नशाखोरी है, जो मजदूर वर्ग है उनमें नशाखोरी वो खत्म हो, वो शिक्षित हो, साक्षर बने, और साक्षर बन करके देश को बेहतरीन बनाए और राष्ट्रवाद की तरफ कदम बढ़ाए। अब आते हैं प्रिंट और प्रतिबंध, ठीक है, कि फाइनली किस प्रकार से भारत में प्रिंटों पर प्रतिबंध लगाया गया है, रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए और प्रिंट को रोकने की कोशिश करी गई है। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत 1798 से पहले का औपनिवेशिक शासन सेंसरशिप या पाबंदी लगाने के बारे में ज्यादा परेशान नहीं था। 1798 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन चल रहा है, उस शासन में वो बिल्कुल भी ये नहीं सोच रहा है कि हमें सेंसरशिप लगानी चाहिए, पाबंदी लगानी चाहिए। सेंसरशिप का मतलब क्या है, जो आपको छापना है वो सरकार से पूछ करके छापोगे, ठीक है। तो उसके बारे में इतना ज्यादा परेशान नहीं थी ईस्ट इंडिया कंपनी को इस बात की देखिए। अब एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1600 में आती है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1600 में आती है। 1600 में आने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ज्यादा 1757-64 में युद्ध लड़ती है, भारत के राष्ट्रवाद में भी देखा, और फिर जीत जाती है। और उसके बाद से वहां की जो सरकार है वो इनको कंट्रोल करना शुरू करती है 1773 से। अब यहां से जब धीरे धीरे कंट्रोलिंग शुरू हो जाती है ना, और वहां पे भी मान लो कोई कुछ छप रहा है, या कोई ब्रिटिशर्स यहाँ कुछ छाप रहा है, कोई लोग यहाँ पे छाप रहे हैं,
अगर जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कमियां हैं, इनके कुशासन के बारे में अगर कोई छाप रहा है और ये बात अगर वहां पर ब्रिटिश में पता चल गई, तो वहां के जो इनके कॉम्पिटिटर्स है ना, दूसरे, भाई ये कौन थे, मर्चेंट थे ना, व्यापारी थे ना, देखा ना बाद में राष्ट्रवाद वाला वीडियो, व्यापारी थे। तो अगर कोई दूसरे व्यापारी समूह यहां आ गए तो फिर हमारे तो कोई सुनेगा नहीं। तो इन्होंने जो प्रतिबंध लगाने भी जो शुरू करे ना, वो अपने वालों के डर से लगाना शुरू करा, भारत वालों के डर से नहीं। इन्होंने प्रतिबंध भी अपने वालों की, भाई हमारे वाले हमारा कंपटीशन बढ़ा देंगे। तो कंपनी को इस बात की चिंता थी कि इन आलोचनाओं का लाभ उठाकर इंग्लैंड में बैठे इनके निंदक कहीं भारत पर इनके व्यापारिक एकाधिकार पर हमला न बोल दे। तो इनको डर था कि जो इनके कॉम्पिटिटर्स है जो वहां पर है और जो इनकी निंदा करते हैं, इनकी बुराइयां करते हैं, वो इस बात का फायदा उठा करके भारत में आकर करके व्यापार ना करने लग जाए। एकाधिकार का मतलब एक का ही अधिकार, और अभी तक किसका अधिकार है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार है। और यह अधिकार क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा अगर इन लोगों ने क्या करा, बुराइयां लिखना शुरू करी और वहां से हमारे निंदक, हमारे जो बुराई करने वाले लोग हैं वो आ गए। तो कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने 1820 के दशक तक प्रेस की आजादी को नियंत्रित करने वाले कुछ कानून पास किए और कंपनी ने ब्रितानी शासन का उत्सव मनाने वाले अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहन देना चालू कर दिया। तो कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने 1820 तक कुछ ऐसे कानून बनाए जो प्रेस को क्या करे, नियंत्रित करेंगे। ओके, नियंत्रित करेंगे। और ब्रिटिश ऑफिसर्स, जो यहां पे शासन चल रहा है, जो ब्रिटिशर्स का शासन चल रहा है, उसकी तारीफ करेंगे ना, उसको प्रोत्साहन होगा। जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ होंगे उनको क्या है, दबाया जाएगा, कंट्रोल कराया जाएगा। और जो ब्रिटिशर्स की तारीफ करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की तारीफ करेंगे, उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। अंग्रेजी और देशी भाषाओं के अखबार संपादकों द्वारा गुहार और अर्जी लगाने के बाद 1835 में गवर्नर जनरल बेंटिक प्रेस कानून की पूर्ण समीक्षा करने के लिए राजी हो गए। और जब अंग्रेजी अखबारों ने भी और देशी अखबारों ने, दोनों भाषाओं के अखबारों ने क्या है, गुहार लगाई, मतलब रिक्वेस्ट करी, अर्जी लगाई कि बोले सर थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए। और किससे करी, जनरल बेंटिक से करी। ये गवर्नर जनरल थे उस समय भारत के, 1835 में उनसे रिक्वेस्ट करी कि सर आप एक बार वापस देखिए। तो इन्होंने रिव्यू करा है, इस बात को रिव्यू करा है। और उसके बाद क्या होता है, टॉमस मैकोले एक अधिकारी हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो जब ये आते हैं तो ये बहुत उदारवादी होते हैं, इनको ज्यादा वो मतलब नहीं है। इन्होंने सारे पुराने वाले कानून कर दिए, कोई सेंसरशिप नहीं, एंजॉय योर लाइफ, मजाक करो। 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति रवैया बदल गया। अब जब 1857 की क्रांति हो जाती है तो ये थोड़ा सा है कि भाई ये लोग तो जागरूक होने लगे, और जागरूक हैं तो दबाएंगे इनको। और दूसरी बात ये भी है कि 1858 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं बल्कि क्राउन का, वहां की राजा रानी का, वहां की सरकार का राज चलेगा। तो अब यहां पे प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति रवैया बदल गया और अब अंग्रेज जो है हम पे बहुत ज्यादा गुस्सेल हो गए, हम पे बहुत ज्यादा शोषण करना शुरू करेंगे। आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर 1878 आयरिश प्रेस कानून, ठीक है, आयरिश जो आयरलैंड का है, आयरिश प्रेस कानून के तहत पे यहाँ पर वर्नाकुल प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया। वर्नाकुल प्रेस एक्ट में यह था कि हमारे यहाँ के अखबार ना छाप करके जो अंग्रेजी प्रोत्साहन करेंगे उन्हीं को अखबार छापने की इजाजत है। अब से सरकार ने विभिन्न प्रदेशों से छपने वाले भाषाई अखबारों पर नियमित नजर रखनी शुरू कर दी। और अब इसके तहत सरकार ने यह कर दिया कि अगर आपको कुछ छापना है तो पहले आप सरकार से परमिशन लोगे कि भाई आप ये छाप सकते हो या ये नहीं छाप सकते हो। हर जो न्यूज़पेपर छप रहा है, जो पत्रिका छप रही है, उन पर सरकार की क्या है, नजर है। वो नियमित नजर रखना उसने शुरू कर दिया कि भाई सही छाप रहे हैं या नहीं छाप रहे हैं, हमारे पक्ष में है, हमारे विपक्ष में है, ये बातों पर नजर रखी गई। और एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के समय जो वाइसरॉय भारत के रहते हैं वो कौन है, लॉर्ड लिटन है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर किसी रपट को बागी करार दिया जाता था तो अखबार को पहले चेतावनी दी जाती थी, और अगर चेतावनी की अनसुनी हुई तो अखबार को जब्त किया जा सकता था और छपाई की मशीनें छीन ली जा सकती थी। अब अगर कोई रपट का मतलब क्या है कि अगर आपके खिलाफ ऐसी आ जाए इंफॉर्मेशन कि नहीं आप सरकार के खिलाफ लिख रहे हो, तो आपको क्या है, बागी करार दे दिया जाएगा कि भाई आप सरकार के बागी हो, सरकार के विपक्ष में हो। अगर फिर भी आप नहीं चाहते तो आपका अखबार बंद कर दिया जाएगा, और अखबार बंद करने के बाद क्या है, आपके दफ्तर को सीज कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, सारी मशीनें जब्त कर ली जाएंगी। पर क्या, मैं सवाल पूछता हूं, क्या आप भारतीय रुकने वाले थे? भारतीय रुके नहीं, बोले जा कर दे बंद, हम और छाप लेंगे। ठीक है, रुके नहीं। जो गलत था, अंग्रेजों के खिलाफ गलत था तो गलत बोला अंग्रेजों को, उनकी जो कमियां थी वो कमियां बताई, जो शोषण अत्याचार कर रहे थे वो लिखते ही रहे, भारतीय थमे नहीं। जब पंजाब के क्रांतिकारियों को 1907 में काला पानी भेजा गया तो बाल गंगाधर तिलक ने अपने केसरी में उनके प्रति गहरी हमदर्दी जताई। और पंजाब के क्रांतिकारियों को 1907 में जब काला पानी की सजा दे दी गई तो बाल गंगाधर तिलक की जो इनकी था केसरी, जो इनका न्यूज़पेपर था, उसमें क्या है, इन्होंने अपना उनकी परेशानी जताई कि भाई देखो ऐसा ऐसा उनके साथ गलत करा जा रहा है। और फिर 1908 में इनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है, किसको,
बाल गंगाधर तिलक जी को, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर पूरे देश में विद्रोह होता है, विरोध होता है। और इसी प्रकार से प्रिंट पे और भी काफी प्रतिबंध समय समय पर सरकार ने लगाए और हमारा चैप्टर और 2021-22 का जो कोर्स है एक बार के लिए सामाजिक विज्ञान का कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को कोई भी डाउट रहे, कोई भी समस्या है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत। जैसे कि मैंने आज के लेक्चर में बोला, संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती। संघर्ष राम ने भी करा, संघर्ष कृष्ण ने भी करा और संघर्ष सभी महापुरुषों ने भी करा, तभी वो महापुरुष कहलाए हैं। ठीक है, हम संघर्ष देखते हुए आए हैं पूरे सामाजिक विज्ञान में कि किस प्रकार से अलग अलग महापुरुषों के बारे में हमने पढ़ा। देश के भी विदेशों के भी संघर्ष सबने करा है। आप भी संघर्ष करेंगे तभी सफल बन पाएंगे। और उन्होंने तो समाज को बदलने का संघर्ष करा। बहुत सी विपदाएं सही, आपको तो कोई विपदा नहीं सही, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, आपको बोर्ड टॉपर बनना है। और ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।